मैनचेस्टर सिटी के 100 मिलियन का फाइन लगा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं उनकी प्रीमियर लीग की पॉइंट्स टेबल में से 20 पॉइंट डिडक्ट कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं 100 बात की एक बात उनको प्रीमियर लीग से बाहर निकाल देते हैं। अब ये मैं नहीं या फिर ट्विटर पर 10-15 लोग नहीं कह रहे, बल्कि एक्चुअली में रियलिटी हो सकता है अगर मैनचेस्टर सिटी पे लगे एलिगेशंस सही साबित होते हैं। 6 फरवरी 2023 एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनको ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तभी तो प्रीमियर लीग के 100 जो रूल्स ब्रीच कर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के डॉक्यूमेंट निकालने के लगभग 2 घंटे बाद मैनचेस्टर सिटी अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकालती है, क्योंकि उनको पता नहीं था और वो एक्चुअली में प्रिपेयर्ड नहीं थे। और प्रीमियर लीग ने यहाँ पर एक तरीके से कोई वार्निंग भी नहीं दी थी कि वो कोई एक्शन लेने वाली है। बट ये कोई सदमे या फिर आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन वाली खबर नहीं है, क्योंकि अगर आज के हम एपिसोड में जिस तरीके से लेयर बाय लेयर इस पूरे केस को और इस पूरी स्टोरी को समझेंगे तो प्रीमियर लीग की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब चाहे यूएफए की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई और मैनचेस्टर सिटी ने वहां पर राहत की सांस ले ली हो, लेकिन प्रीमियर लीग अपने स्टैंड पे हमेशा से कॉन्फिडेंट था कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को एक्चुअली में खत्म भी करेगा और अपने अंजाम तक भी पहुंचाएगा। और मैनचेस्टर सिटी के लिए एक्चुअली में बुरी चीज ये है कि जब यहाँ अगर यूएफए की बात करें, जब वहां पर उनको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स से तो राहत मिल गई थी, यहां पर वो राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर एक तो वो अपील भी नहीं कर सकते, और जिस बेसिस पे यहाँ पर CS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने यूएफए का केस डिसमिस कर दिया था, प्रीमियर लीग कहती है कि वो एक्चुअली में उन पॉइंट्स पे ही अपना बेनिफिट लगाएगी, यानी कि उस पॉइंट पे उनका केस वीक नहीं है, वो पॉइंट्स उन्होंने हटा दिए और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन इसको ना स्टोरी को शुरुआत से लेके चलते हैं। अब देखो प्रीमियर लीग ने जो अपना डॉक्यूमेंट निकाला ना उसको हम 4 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। वो कहते हैं कि 4 मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने रूल्स को ब्रीच किया है। वैसे तो टोटल 100 पॉइंट्स हैं, लेकिन 4 सेक्टर है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2009 और 2013 की बीच की बात करें तो जो मैनेजर्स और प्लेयर्स को इन्होंने रेम्यूनरेशन दिया, यानी कि जो पैसे दिए हैं उसको उन्होंने दिखाया नहीं है ठीक से, यानी कि आपने पेपर में तो यहाँ 100 रुपए दिखाया है, लेकिन एक्चुअली में उस बंदे के पास 500 रुपए जा रहे हैं। और यही चीज़ हमने यूवेंटस के केस में भी देखा था, जहाँ पर अगर हम पेपर की बात करें तो प्लेयर्स को बहुत कम वैल्यू पे खरीदा जाता, लेकिन अगर अंडर द टेबल की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू। या फिर अगर हम बात करें जिस तरीके का उन्होंने कहा था कि हम सैलरीज को यहाँ पर सेक्रीफाइस करें, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 1 महीने की सैलरी सेक्रीफाइस करी थी, बल्कि यहाँ पर दिखाई सिर्फ 4 महीने की गई थी कि हाँ 4 महीने की सैलरी सेक्रीफाइस कर दी है। तो ये केस था, और इसका केस है यहाँ पर सीधा रॉबर्टो मांसिनी के साथ। जब मांसिनी यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर थे तो बताया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ बहुत कम % दिखाया गया था जो कि वो मैनचेस्टर सिटी में कमा रहे थे, बल्कि एक्चुअली में उस टाइम लगभग 5 मिलियन यूरोज यहाँ पर मांसिनी को ऑफ द टेबल मिलते थे। बल्कि यहाँ पर एक ऐसा भी था कि अबू धाबी का एक क्लब भी था जिसको वो साल में सिर्फ चार यहाँ पर दिन कोच करते थे, उसका भी एक प्रोविजन यहाँ पर रखा गया था। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो पैसा मांसिनी को मिलता था और कुछ प्लेयर्स को मिलता था वो अंडर द टेबल मिलता था। इसी के बाद अब जो हम केस समझेंगे ना, ये जो यूएफए का केस था और ये जो स्पॉन्सरशिप का डील का केस है ना, ये प्रीमियर लीग के 2 सेक्टर वाला जो उन्होंने एलिगेशंस लगाया मैनचेस्टर सिटी पे, उसको बहुत आराम से समझा सकता है। क्योंकि जब दूसरा पॉइंट था कि मैनचेस्टर सिटी पिछले 7-8 सालों से एक्चुअली में फेल हुई है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को समझाने में, कि उनको कितना घाटा हुआ है, कहां से पैसा मिल रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। क्योंकि यूएफए के एफएफपी का हिसाब इतना है भैया, तुम जितना कमा सकते हो उतना ही खर्च कर सकते हो। और अगर तीसरे की बात करें तो वो ये था कि एक्चुअली में यहां पर जिस तरीके का स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू आ रहा है मैनचेस्टर सिटी के पास, ये वो भी सही तरीके से इसको डिस्क्लोज कर नहीं पाए हैं। और यूएफए की हम बात करें तो प्रीमियर लीग ने हमने तीसरे सेक्टर में कहा है कि मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली में यूएफए के साथ जितने रूल्स हैं उसको कंप्लाई करने में फेल हुई है। और यही दोनों पॉइंट्स को ना हम लोग यूएफए और मैनचेस्टर सिटी की लड़ाई से समझ सकते हैं। अब देखो साल 2014 था और यूएफए ने पता लगा लिया था देखो मैनचेस्टर सिटी में कुछ तो घपला है। ऐसे में उन्होंने जब एफएफपी की इन्वेस्टिगेशन चालू करी तो मैनचेस्टर सिटी गिल्टी भी पाई गई, लेकिन वहां पर कोई बैन नहीं हुआ था, बल्कि वहां पर यूएफए ने सीधा सीधा मैनचेस्टर सिटी को 20 मिलियन का फाइन लगा दिया और केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन मामला खुलता है 2017-18 में, जिसका डिसीजन 2020 में भी आता है। लेकिन केस था यहाँ पर कि 2015 में एक रूई पिंटो यानी कि जो पोर्चुगीज नेशनल थे, उन्होंने कंप्यूटर हैक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए मैनचेस्टर सिटी के, जिसको बाद में जर्मन पब्लिकेशन डी स्पिगल ने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से पब्लिसाइज कर दिया और मामला खुल गया पूरी दुनिया के सामने। और तब यूएफए को चाह के भी बहुत सारी सच्चाई का पता लग गया जो कि वो नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सारी खबर आ गई थी। ऐसे में यूएफए ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन चालू करी और 2020 में अपना फैसला सुनाया, जहां पर उनको 2 साल के लिए चैंपियन लीग से बैन कर दिया गया और लगभग 30 मिलियन यूरोज उनको फाइन लगाया गया।
जब मैनचेस्टर सिटी को पता चला तो भैया उन्होंने खटखटाया दरवाजा सीएस का, यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, और उन्होंने यहाँ पर इस केस को उठाया और जहाँ पर एक्चुअली में सीएस ने सिटी की अपील एक्सेप्ट भी कर ली और यहाँ पर यूएफए को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने 2 पॉइंट कहे। उन्होंने पहली चीज तो ये है कि जो केस है ना वो टाइम बार्ड है, यानी कि बहुत टाइम हो चुका है इस केस को, तो इसकी वैलिडिटी और एक्चुअली में रिलेवेंस रहा नहीं। और दूसरा केस है यहाँ पर कि जिस तरीके से जो एविडेंस यूएफए लेके आई है ना वो इस तरीके से इतने मजबूत है नहीं कि एक्चुअली मैनचेस्टर सिटी को घसीटा जाए या फिर उनको 2 साल से चैंपियंस लीग के लिए बाहर किया जाए। ऐसे में यहाँ पर जो 2 साल का सस्पेंशन था वो भी हटा दिया गया और जो फाइन लगाया गया था वो 30 मिलियन से घट के 9 मिलियन कर दिया गया। तो ये तो मैनचेस्टर सिटी के लिए जीत की बात है। और जैसे मैंने तुमको एपिसोड के शुरुआत में कहा कि प्रीमियर लीग इतना कॉन्फिडेंट और इतना ज़्यादा एग्रेसिव है कि उन्होंने कहा कि ये टाइम बार्ड वाला ना हमारे में रूल ही नहीं है। और दूसरा कि ये जो एविडेंस है ना, प्रीमियर लीग ने अपनी 4 साल की एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करी और आगे भी करती रहेगी, लेकिन वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि मैनचेस्टर सिटी पर लगे एलिगेशन एक्चुअली में सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब एलिगेशंस है, प्रूव्ड अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में प्रीमियर लीग ने ये चीज़ कहा है कि हम लोग इस चीज़ को एक इंडिपेंडेंट कमीशन के हाथ में दे रहे हैं और वो इस चीज़ को निपटाएंगे कि क्या मैनचेस्टर सिटी सही में ही इस सब के गिल्टी है। और अगर गिल्टी है तो प्रीमियर लीग ने ये भी साफ कर दिया है कि उस कमीशन के पास ना इतनी पावर भी होगी कि वो जितना चाहे फाइन लगा भी सकती है, वो एक्चुअली पॉइंट्स भी डिडक्ट कर सकती है और हो सके तो मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग से बाहर भी निकाल सकती है। और अगर उसका बस चले तो वो किसी का कॉम्बिनेशन भी उठा सकती है, जो मना है वो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर चौथे बात करें तो प्रीमियर लीग ने चौथे सेक्टर में कहा है कि मैनचेस्टर सिटी ने एक्चुअली में कोऑपरेट नहीं किया है और ये बात कुछ हद तक सही भी है। ऐसा तमाम रिपोर्ट्स आई है जब मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पर कहा, जब प्रीमियर लीग ने एक्चुअली में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे मैनचेस्टर सिटी से तो सिटी ने दिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रीमियर लीग ये भी एलिज करता है कि सिटी डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से देता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी स्लो हो जाए कि एक्चुअली में केस की फाइल ही बंद करनी पड़े। और 2021 के एक हियरिंग में एक्चुअली में कोर्ट के जज ने यह भी कहा था कि शॉक्ड है वो कि 2.5 साल में यहां पर इस केस में अभी तक कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हुई है और तभी प्रीमियर लीग ने ये एलिगेशन लगाया था। खैर एक टाइम ऐसा भी था जब प्रीमियर लीग और मैनचेस्टर सिटी दोनों ये चाहते थे कि जो केस है ना ये गुप्त हो, ये प्राइवेट हो, तो हमें पब्लिक डोमेन में कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको ही मना कर दिया और रफा दफा कर दिया कि जो भी होगा वो पब्लिक के सामने होगा, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने होनी चाहिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पॉन्सरशिप्स की। यूएफए की बात कर ली, प्रीमियर लीग के 4 सेक्टर्स की बात कर ली। अब कहते हैं कि घपला इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करा कहाँ है। देखो पहला एलिगेशन ये होता है, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो लगभग मैनचेस्टर सिटी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और प्रीमियर लीग के तमाम राइवल्स की बात करें तो कुछ लोग तो यहीं पर ही कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि नो ऑफेंस अगर हम लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो इनके फैन बेस और इनकी हिस्ट्री इतनी ज्यादा रिच है कि इनको तो ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट करने चाहिए। खैर मैनचेस्टर सिटी इस पर काउंटर ये करती है कि हमारे तो बहुत सारे अबू धाबी स्पॉन्सरशिप है जो अपने आप में झोल झाल है, और हमारे यहाँ पर बहुत सारे, अगर हम निसान की बात करें, प्यूमा की बात करें, नाइक की बात करें, जिनसे हमारी डील्स है, और प्लस हमारे यहाँ पर अगर हम कॉन्टिनेंटल सक्सेस की बात करें, डोमेस्टिक सक्सेस की बात करें तो उससे भी हमको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। अब अगर जनवरी 2022 की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी ने 3 स्पॉन्सरशिप्स अनाउंस की थी। पहली थी यहाँ पर मजदार रिन्यूएबल कंपनी, जो कि एक्चुअली में एक रिन्यूएबल थी और क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने उसके साथ एक ग्लोबल पार्टनरशिप साइन करी थी। दूसरी थी अल्दार प्रॉपर्टीज और तीसरी थी एमिरेट पैलेस। अब अगर मजदार रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें ना तो ये मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ओन करती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो ये है कि एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी के जो चेयरपर्सन है ना वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट में शामिल है। अब खैर उनका एक से नहीं है, लेकिन उनकी बहन की एक परमानेंट सीट है इस पूरी कंपनी में। इसी तरह अगर अल्दार प्रॉपर्टीज की बात करें जो मैनचेस्टर सिटी के साथ एक रियल एस्टेट स्पॉन्सरशिप है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मैनचेस्टर सिटी के चेयरमैन है, या फिर अगर हम बात करें खल्दून, उनके भाई इस कंपनी के चेयरपर्सन है। खैर एक चीज़ ये भी है कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर है एल्डरॉन, वो यहाँ पर इस मैनचेस्टर सिटी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड में भी एक सीट अपनी पाते हैं और अपनी रखते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ तो यहाँ। इसी के साथ अगर हम एमिरेट पैलेस की भी बात करें तो एमिरेट पैलेस से साथ तो काफ़ी पुरानी इनकी पार्टनरशिप है, और वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो एमिरेट पैलेस एक एमिरेट पैलेस कंपनी का ही पार्ट है, जो कि एक्चुअली में अबू धाबी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं पर हमेशा एलिगेशन लगा। खैर मैं पहले बता दूं ये कुछ भी इलीगल नहीं है तो सब लीगल, लेकिन प्रीमियर लीग की नजरें इस पर हमेशा रहती हैं कि भैया ये जो, और डर भी बना रहता है कि न्यूकासल यूनाइटेड अगर ये करने लगे तो ऑलरेडी प्रीमियर लीग पर जो एलिगेशन लगे रहते हैं कि भाई तुम पैसा और मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो और ये जो झोल जाल कर रहे हो,
जहाँ पे सबसे बड़ा जो एक एलिगेशन लगाया जाता है वो ये है कि अगर हम मैनचेस्टर सिटी के स्पॉन्सरशिप एमिरेट्स की बात करें, जो कि उनके स्टेडियम, उनकी जर्सी और उनके यहाँ पर अकेडमी को स्पॉन्सर करता है, तो बताया जाता है कि बहुत टाइम तक मैनचेस्टर सिटी के करता धरता शेख मंसूर खुद अपनी कंपनी यानी कि अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप, जिसको अदुक कहते हैं, उसके थ्रू 67 मिलियन यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को दे रहे थे, जबकि एमिरेट्स सिर्फ 8 मिलियन दे रहा था, क्योंकि उनकी हैसियत भी सिर्फ इतनी थी। और यहीं पर ही इन्फ्लेशन चार्ट बताया जाता है कि ऐसे इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट, और इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कमा इतना रहे तो हम खर्च इतना कर सकते हैं। खैर, ये तो थे एलिगेशंस की। व्हाट्स माय ओपिनियन? देखो, मेरा ओपिनियन ये है कि इन्वेस्टिगेशन अपनी चलती रहेगी, और बट द सैड पार्ट इज कि जब मैं इस गो थ्रू लगभग 7 घंटे मैंने 6-7 घंटे मैंने इस आर्टिकल को, इन सारे आर्टिकल्स को मैं पढ़ता गया और काफ़ी शॉकिंग चीज़ लगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आई कि क्या होगा उन मैनचेस्टर सिटी फैंस का। क्या लोग इतने आसानी से कह देते हैं कि इनको स्क्रैप कर देना चाहिए, जो कि कुछ हद तक जस्टिफाई भी होना चाहिए कि अगर आपने चीटिंग से कोई चीज़ हासिल की है तो वो हासिल नहीं की है, आपको मिली है, या और एक्चुअली में आपको मिली भी नहीं, आपने किसी से छीनी है, जो कि उसका एक्चुअली में सही में हकदार था। लेकिन क्या होगा उन मैनचेस्टर सिटी फैंस का जो कि उन्होंने हर एक विक्ट्री पे सेलिब्रेशन किया? क्या होगा उन फैंस का जो कि एक्चुअली में एहतियात में हर बार जाते हैं? क्या होगा उन प्लेयर्स का जो कि एक्चुअली में सिटी की जर्सी को पहनते हुए एक्चुअली में प्राइड महसूस करते हैं? क्या होगा उन फैंस का जो कि एक्चुअली में सिटी की जर्सी एक ड्रीम की तरह खरीदते हैं और सिटी में जाना, वहाँ उन अपनी टीम को सपोर्ट करना एक ड्रीम की तरह देखते हैं? क्या होगा जब कल को कोई अपनी टीम जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही होगी वो अपनी टीम की तरफ दिखेगी कि यहाँ एक्चुअली में एक फुटबॉल खेला जा रहा है, या फिर एक पैसा बनाने की मशीन और पैसा बनाने के बंदे खिलाए जा रहे हैं? जो फुटबॉल को देखने का नजरिया है ना, वो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी बदल सकती है। खैर, ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी ने खुद कुछ नहीं बोला। देखो, सिटी ने बहुत टाइम बोला कि ये तो बहुत सही है। जब फुटबॉल का नोट आना, क्योंकि तुमको पता है आने वाले टाइम में फुटबॉल का व्हाइट पेपर गवर्नमेंट निकालने वाली है, जिसमें जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है कि प्रीमियर लीग, फुटबॉल एसोसिएशन और EFL, इनके बीच में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे में मैनचेस्टर सिटी ने कहा कि ये टैक्टिक्स है हमारी तरफ, हमारे अगेंस्ट यूज करने की, और उन्होंने भी अपना कहा कि देखो करो तो करो सही, हम भी तो देखें इस बार तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन जाती कहाँ है। लेकिन उन्होंने एक बार चीज़ साफ कर दी कि इस बार इन्वेस्टिगेशन इतनी तगड़ी करना कि वंस एंड फॉर ऑल मामला खत्म हो जाए, या तो आर है या पार है।